नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कृत्रिम वर्षा क्या होती है और इसे किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है और यह तकनीक किस प्रकार से कार्य करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, आपको ये जानना होगा कि कृत्रिम वर्षा या इंग्लिश में से कहते हैं अपन आर्टिफिशियल रेन, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, आर्टिफिशियल या कृत्रिम का जनरली शब्दों में यदि अपन अर्थ निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, यदि हम मानव तकनीक के द्वारा कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें मानव का हाथ होता है, काम करने के लिए मशीनों का उपयोग करता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं। यदि हम कोई भी जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है तो वो क्या होती है, कृत्रिम। यदि ये वस्तु किसके द्वारा बनाई गई है, मानव के द्वारा, तो कैसी वस्तु ये, मानव निर्मित वस्तु। तो मानव के द्वारा कोई भी काम यदि किया जा रहा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मानव की इच्छा के द्वारा, मानव की इच्छा के द्वारा या फिर इच्छा से कराई जाने वाली वर्षा कृत्रिम वर्षा कहलाती है। तो पहली शब्दावली आपको क्या याद रखना है कि कृत्रिम वर्षा क्या होती है, तो मानव की इच्छा से कराई जाने वाली वर्षा को कृत्रिम वर्षा कहते हैं। अब ये वर्षा कैसे होती है, कृत्रिम वर्षा होने से पहले आपको ये जानना होगा कि जो प्राकृतिक वर्षा होती है वह कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास सन होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है हमारे पास, जो क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का एक मुखिया है। सूर्य क्या होता है, और हमारे पास अर्थ पर क्या है, समुद्र है पानी के लिए, या फिर तालाब है, या फिर क्या है, नदियां हैं। तो दिन के समय क्या होता है, सूर्य अपने प्रकाश से गर्मी पैदा करता है, जिससे इसकी सतह का जो पानी होता है वह क्या होता है, एक गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, इवापोरेशन, क्या, बाष्पीकरण। जब पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ हल्का होकर उठने लगता है, और इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। अब ये पानी क्या होगा, उठकर ऐसे ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जाने के बाद क्या होगा, पानी के जो छोटे छोटे कण होते हैं ये यहाँ जाकर इकट्ठे होने लगेंगे। तो क्या होगा, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर जब ये इकट्ठे होने लगते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, संघनन। तो पानी की पहले बूंद थी द्रव अवस्था में, अब वह किस अवस्था में चेंज हुई है, बाष्प की अवस्था में या फिर गैस की अवस्था में। तो इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, संघनन या फिर कंडेंसेशन कहते हैं। और इसी घटना से क्या होते हैं, बादलों का निर्माण होता है। अब आप एक बात याद रखना, इसमें जो जल के छोटे छोटे अणु होते हैं, यहाँ पर ये क्या होते हैं, जब पहली बार बन रहे होते हैं तो यहाँ पे ये जुड़े हुए नहीं होते हैं। जैसे कि ये पहला अणु है, ये दूसरा अणु है, तो ये आपस में जुड़े नहीं होते हैं। तो देखो बारिश कैसे होती है, जब ये बाष्पीकरण की क्रिया बहुत ज्यादा तेज होती है और किसी भी बादल में बनने वाले जल के अणुओं की संख्या सामान्य से बहुत ज्यादा हो जाए। सामान्य से ज्यादा का मतलब क्या है कि इस बादल के इतने से क्षेत्र में यदि जल के अणु मान लो 100 बन रहे थे और 100 से वैल्यू कितनी हुई, मान लो अणुओं की 150 हो गई, तो ये बादल क्या होगा, पहले की तुलना में पहले से भारी हो जाएगा। और जैसे ये भारी होगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो जल के अणु वो आपस में जुड़ेंगे और पृथ्वी तरफ क्या होगा, नीचे पानी को टपका देंगे। और इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक वर्षा कहते हैं, ठीक है। अब ये कृत्रिम वर्षा के लिए क्या किया जाता है, देखो कृत्रिम वर्षा का मतलब सबसे पहले वही काम होता है, पानी का वाष्पीकरण होगा, वह संघनन के बाद क्या बनाएगा, बादल बनाएगा। तो कृत्रिम वर्षा में सबसे पहली बात आपको याद रखना है, किसी भी हवाई जहाज या किसी एक ऐसी तकनीक से जिससे आप बादलों के ऊपर जा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक हवाई जहाज बना दिया है, इसका नाम क्या है, डिफेंस एकेडमी, और यहाँ पर एक पायलट को बैठा दिया मैंने। और उसके बाद आपको क्या याद रखना है, जो यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम में ये छोटी छोटी वैल्यू दिख रही है, यहाँ पर ये जो खंड दिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिए, छोटे छोटे बर्नर लगा दिए। अब इन बर्नर में मैंने क्या भर दिया, क्या भरा, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रसायनों का घोल, मतलब बहुत सारे केमिकलों का मैंने इसमें घोल भर दिया। और स्पेशली इसमें कौन सा केमिकल मिला हुआ है, या तो आप इसमें सिल्वर आयोडाइड AgI का यूज कर सकते हो, या फिर ड्राई आइस मतलब शुष्क
बर्फ का यूज कर सकते हो, या फिर सॉल्ट वाटर मतलब नमक का NaCl का यूज कर सकते हो, या फिर सॉलिड H2O मतलब ठोस अवस्था में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या फिर आप उसका यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इन चारों में से किस सिल्वर आयोडाइड को उठाया, सिल्वर आयोडाइड को लिया मैंने और इस बर्नर में मैंने इसको भर दिया। भरने के बाद इन्हें हाई प्रेशर के साथ में मैंने इन बादलों के ऊपर क्या कर दिया, छिड़काव कर। ये क्या हो रहा है, इनका छिड़काव हो रहा है। तो देखिए क्या होता है, मान लो यदि हवा की दिशा क्या है, इस तरफ है, हवा कहाँ बह रही है आपकी, इस तरफ, तो हमें इसका छिड़काव इसके विपरीत दिशा में करना होता है। तो पहला बिंदु आप क्या रखेंगे कि जितने भी रसायनों का घोल हवाई जहाज के माध्यम से किया जाता है वह सदैव वायु की विपरीत दिशा में किया जाता है। पहला पॉइंट आप इसमें यह, वायु की अपोजिट डायरेक्शन में या फिर विपरीत दिशा में क्या करते हैं अपन, विपरीत दिशा में AgI का छिड़काव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें आपका कि जब कभी भी बादलों के ऊपर जाकर हमें किसी भी केमिकल को छिड़कना है तो वह हमेशा क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आपकी एयर फ्लो हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको क्या करना पड़ता है, इसके केमिकल को छिड़कना पड़ता है। ठीक है, तो देखो इसको हम छिड़क रहे हैं। छिड़कने का मतलब क्या हो गया कि हम इस क्लाउड मतलब क्या होते हैं आपके बादल, तो बादलों में सीडिंग का मतलब क्या होता है, उसमें उस चीज को भरना। तो हम इस सिल्वर आयोडाइड को जिसे अपन क्या करें रसायनों का घोल, इस बर्नर की सहायता से हाई प्रेशर के साथ में इस बादल में अपन क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। आप सभी जानते हो इस बात को, यदि आपने पढ़ा है कि सिल्वर आयोडाइड बहुत ज्यादा क्या होता है, ठंडा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, तो ये अणु आपस में क्या होते हैं, पहले से ही दूर दूर होते हैं। अब ये सिल्वर आयोडाइड क्या काम करता है, जैसे ही इन बादलों के अंदर वह पहुंचता है तो ये क्या है, पहले से बहुत ज्यादा ठंडा, तो ये काम क्या करेगा, जो भी ये अणु है इनको आपस में जोड़ने का काम करेगा। जैसे मान लो ये 3 अणु थे, पहले ये एक अणु ये था आपका, ये एक अणु ये, यदि मैं कहूँ कि तीनों अणु आपस में आपके क्या हो गए, मिल गए, तो क्या हुआ, तीनों यदि मिल जाएंगे तो ये क्या हुआ, एक बड़े अणु का निर्माण हो जाएगा। और जब मान लो यदि कोई भी अणु आपका बादल के अंदर ही जाके बढ़ गया है तो क्या होगा, उसमें वजन बढ़ जाएगा। मान लो कोई वजन की वस्तु है ऊपर है आपके पास और उसका वजन इतना ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ गिरने लगेगा। तो AgI क्या काम करता है, बादल के अंदर उपस्थित जल के अणुओं को जो कि दूर दूर होते हैं उनको पास लाने का काम करता है। जैसे ही वह पास आते हैं तो वह क्या होते हैं, एक बड़ी बूंद में कन्वर्ट हो जाते हैं। काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक बड़ी बूंद में। जैसे ही बड़ी बूंद में कन्वर्ट होते हैं और हमें जिस क्षेत्र में बारिश करानी होती है वहां पर ये बूंदें क्या होती है, ऑटोमेटिक नीचे की तरफ क्या होने लगती है, गिरने लगती है, जिससे अपन क्या कहते हैं, कृत्रिम वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पेपर के लिए जो आपको याद रखना IMP, सबसे पहली बात ये याद रखना कि कृत्रिम वर्षा के लिए कौन कौन से रसायनों का उपयोग करते हैं। तो ये 4 नाम मैंने यहाँ पे लिखे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको ये बात भी याद रखना है इसमें, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पानी का बाष्पीकरण होकर संघनन में चेंज होना, ये कहलाता है पानी का जल चक्र, या फिर जल चक्र कहेंगे आप इसको, वाटर साइकिल। क्यों कहेंगे, क्योंकि देखिए पहले आपका नीचे क्या था, वाटर लिक्विड फॉर्म में था, ऊपर जाके क्या हो गया, गैसेस फॉर्म में हो गया, वापस यहाँ पे क्या बन गया, फिर से वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, नीचे वापस टपक के फिर से क्या हो गया, लिक्विड। तो पानी का अलग अलग अवस्थाओं में चेंज होना क्या कहलाता है, आपका वाटर सर्कल कहलाता है। ठीक है, अब पेपर के लिए कुछ और बातें हम जान लेते हैं इसमें। अगला पॉइंट क्या आपका, यहाँ पर आते हैं भारत के मैप की तरफ। देखिए यदि इंडिया की बात करते हैं तो भारत में पहली बार कृत्रिम वर्षा किस राज्य में की गई थी, तो उसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए आप, तमिलनाडु राज्य के द्वारा सबसे पहले वर्ष 1983 में कृत्रिम वर्षा कराई गई थी। उसके बाद 1984, फिर 93 से 94 तक, तो इन वर्षों में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में कृत्रिम वर्षा कराई गई थी। उसके बाद में फिर क्या हुआ, 1991 में गुजरात राज्य में कृत्रिम वर्षा कराई गई। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, तमिलनाडु में सबसे पहले कृत्रिम वर्षा को कराया गया। पेपर के लिए आपका यही आंसर
इंपॉर्टेंट हो क्वेश्चन का। सेकंड वाला जो आपको याद रखना है कि दूसरी बार कहाँ कराई गई थी, 1991 में गुजरात राज्य में। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा काय का है आपका, गुजरात का तट है। ठीक है। थर्ड नंबर पे जो आया था आपका 2003 से लेके 2004 में, तो यहाँ पर किसने करवाया था, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा कृत्रिम वर्षा कराई गई थी। उसके बाद में वर्ष 2008 में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा कृत्रिम वर्षा उसके राज्य में करवाई गई, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि उनके राज्य में पानी को लेकर बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था, तो उन्होंने क्या किया था, इस तकनीक का उपयोग किया था। ठीक है। उसके बाद सबसे अंतिम बार में, सबसे लास्ट में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जब महाराष्ट्र में पानी की कमी हो गई और वर्षा नहीं हो पाई, तो उस कंडीशन में वर्ष 2009 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अपने क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा करवाई गई। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक दिन की कृत्रिम वर्षा कराने का खर्चा कितना होगा, तो इसका मैं एक लगभग मान बता दे रहा हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 18 लाख रुपए। तो ये आपको याद रखना, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट है, थोड़ी बहुत आगे बढ़ सकती है या फिर थोड़ी बहुत क्या हो सकती है, कम हो सकती है। ये इस समय की बात है 2008 की। वर्तमान समय में तो लगभग मान लो 25 लाख रुपए, 25 से 30 लाख, क्योंकि दिनों दिन क्या हो रही है, बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है। तो ये उस समय की बात है जब पहली बार यहाँ पे आंध्र प्रदेश से वर्षा कराई गई थी। तो आप औसतन मान के चलिए कि एक दिन का खर्चा कृत्रिम वर्षा कराने का लगभग 18 लाख रुपए होता है। ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा जेट यानी होता है, उसको हमें किराए पे लेना पड़ता है, यदि उसके गवर्नमेंट खुद होता है तब भी उसके पैसे लगते हैं। ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या जाना कि कृत्रिम वर्षा क्या होती है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं हमारे, और इसको कैसे कराया जाता है। पेपर के लिए आपको केवल इतनी सी बात याद रखना है कि इसमें किस प्रकार के केमिकल का यूज किया जाता है। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस क्षेत्र में आप इसकी फीडिंग कर रहे हैं, क्लाउड में क्या कर रहे हैं, उसकी सीडिंग कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये वायु की क्या होता है, हमेशा विपरीत दिशा में इसको छिड़काव कराया जाता है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो हमने इसके सबके बारे में जाना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।